मैथिली शरण गुप्त पर विचार के लिए जो दूसरा बिंदु है वह है काव्य सौंदर्य। उनकी कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार। जैसा कि आपको पता है कि कविता के दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं भाव पक्ष और दूसरे को कहते हैं कला पक्ष। इसी को संवेदना और शिल्प भी कहते हैं, इसी को वस्तु और शिल्प भी कहते हैं। वस्तु में, संवेदना में, भाव में कविता का आंतरिक पक्ष समाहित होता है और शिल्प में कविता का बाह्य पक्ष मौजूद होता है। रस, अनुभूति, भाव, परिस्थिति वगैरह का चित्रण भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। लय, तुक, शब्द विधान, भाषा, अलंकार, छंद वगैरह की चर्चा कविता के बाह्य पक्ष या शिल्प पक्ष के अंतर्गत की जाती है। भाव पक्ष के अंतर्गत कविता का मुख्य विषय होता है और कला पक्ष के अंतर्गत या शिल्प के अंतर्गत कैसे उसको व्यक्त किया जा रहा है, किन माध्यमों से व्यक्त किया जा रहा है, किन तरीकों से व्यक्त किया जा रहा है, यह बताया जाता है। जब हम साकेत के 8वें सर्ग के उस अंश पर बातचीत करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, कैकेयी का अनुताप शीर्षक से, उसमें जो पहला ही संदर्भ आता है रस का, वह वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ है। कैकेयी के वात्सल्य का चरम निदर्शन इस अंश में होता है। कैकेयी के वात्सल्य का चरम इस रूप में दिखाई पड़ता है कि वो दुनिया का सारा अपमान, तिरस्कार सहने के लिए तैयार है, फिर भी अपने को भरत की माता के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहती है। वो कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी की मन स्थिति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इस वात्सल्य के संदर्भ को लेकर कि वह अपने को अपराधी मानते हुए भी भरत को निर्दोष प्रमाणित करना चाहती है और उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है तो शपथ का शरण लेती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। एक स्त्री के लिए
इससे बड़ा शपथ और कुछ नहीं हो सकता है, विशेषकर उस स्त्री के लिए जिसके अपने कृत्य से उसके पति का देहांत हो चुका हो और वो अपने पुत्र का शपथ लेती हो। इस अंश में भरत और राम के अतुल्य भ्रातृत्व का चित्रण मैथिली शरणगुप्त ने किया है। भरत और राम दोनों के बीच अयोध्या जैसे राज्य को लेकर जो बातचीत होती है, उस बातचीत में दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार दिखते हैं और अंततः कैकेयी यह कहती है कि उसके द्वारा किया गया अपराध इस रूप में अच्छा है कि इस बहाने भरत और राम के बीच का जो प्रेम है, भाई का भाई के प्रति जो प्रेम है, वह चित्रकूट में उद्घाटित हो गया। इस अंश में श्रृंगार का एक मर्यादित रूप, उसकी एक झांकी सी दिखाई पड़ती है, एक झलक मैथिली शरणगुप्त ने दिखलाने की कोशिश की है। जब भरत राम के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि जब तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पालें तब तक आर्या ही चलें, स्वराज्य संभालें, कि जब तक भाई राम यहाँ वन में रहकर पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हों तब तक आर्या सीता उनकी जगह पर राजकाज संभालें। राम उनके प्रस्ताव का एक तरह से समर्थन करते हैं कि भाई अच्छा प्रस्ताव, और क्या इससे हमको तुमको संतोष सभी को, जिससे हम तुम ही नहीं सब लोग संतोष का अनुभव करेंगे। तो वहाँ सीता का अपना पक्ष सामने आता है जब सीता हस्तक्षेप करती हैं। पर मुझको भी हो तब ना, मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियां भूली। और इसके अंत में जो लक्ष्मण और उर्मिला के बीच का संवाद है, वह श्रृंगार के उच्च आदर्शों को छूने वाला है। कि सीता द्वारा कुटिया में भेजे जाने पर लक्ष्मण कृष्का अत्यंत दुर्बल, छाया सी नजर आने वाली, रेखा सी नजर आने वाली उर्मिला को जब देखते हैं तो ठिठक जाते हैं। वह सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। उर्मिला उनकी मन स्थिति को भांप कर कहती है, मेरे उपवन के हरिण आज वंचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो है भारी। वह मुक्त करती है, उर्मिला लक्ष्मण को मुक्त करती है कि तुम मेरी चिंता न करो, मैं तुमको पूरी तरह से मुक्त करती हूँ, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, मैं तुमको अपने मोह के बंधन में, माया के बंधन में बांधने के लिए नहीं आई हूँ। एकाध जहाँ इस अंश में हास्य का संकेत है। जब राम कैकेयी से बातचीत में ये कहते हैं कि वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी,
अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसी कैकई रोई। कि मैं बड़ा हो गया, बड़ा ही नहीं हुआ, वजन में भी भारी हो गया, अब तीनों माताओं में से कोई मुझको उठा नहीं पाओगी। और राम का यह हास्यपूर्ण कथन रो रही कैकेयी को हंसाने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसे ही एक जगह राम जब जाबारी से बातचीत होती है तो कहते हैं कि आप न तो पशु हैं और न ही हम पक्षी हैं। इस 8वें सर्ग के अंश में कवि ने मार्मिक स्थलों की पहचान की है। प्रबंध काव्य में वो कवि सफल होता है जो कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान कर सकता हो। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। इस अंश में जगह जगह मार्मिक स्थल चित्रित हैं। कैकेयी का शपथ लेना, राम का अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए किसी भी तरह से न डिगना, सीता का राम के प्रति कुछ शब्दों में न कहते हुए भी लगाव प्रदर्शित करना और लक्ष्मण और उर्मिला की कुटिया में होने वाली भेंट अत्यंत मार्मिक स्थल हैं, जिनका चित्रण और वर्णन मैथिली शरणगुप्त ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इस अंश में मैथिली शरणगुप्त ने चरित्रांकन बहुत बारीकी से किया है। कैकेयी, राम, भरत, कौशल्या, सुमित्रा, जाबाल, वशिष्ठ, वामदेव, लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्रों को उनके विविध संवादों के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने उकेरने की कोशिश की है। मैथिली शरणगुप्त का जो युग था वह कविता में मर्यादा का युग था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का संपादन कर रहे थे और कविता में नीति और मर्यादा, समाज बोध, राष्ट्रीय भावना पर बल दिया जा रहा था। मैथिली शरणगुप्त ने उस नीति और मर्यादा का पालन अपने समग्र साहित्य में किया है। इस अंश में भी मर्यादा का वह चित्रण किया गया है, पात्रों के अपने पूरे चरित्र में भी, और अंत में जो युक्ति सीता के द्वारा अपनाई गई है, लक्ष्मण और उर्मिला को मिलाने की युक्ति, किस समय यह युक्ति अपनाई गई है
उसका एक दृश्य मैथिली शरण गुप्त ने खींचा है कि गुरुजन समीप थे एक समय जब राघव, लक्ष्मण से बोली जनक सुता सालाघव, हे तात ताल संपुटक तनिक ले लेना, बहनों को वन उपहार मुझे है देना। चूंकि वहां गुरुजन बैठे हुए थे, इसलिए सीता ने इस युक्ति का सहारा लिया। इस अंश में कुछ स्थानों पर प्रकृति के चित्र देखने को मिलते हैं और प्रकृति पात्रों की मनःस्थिति के अनुकूल चित्रित हुई है। जब राम और भरत में एक तरह से समझौता हो जाता है, तो वहां मैथिली शरण गुप्त प्रकृति का एक प्रसन्न चित्र खड़ा करते हैं, खींचते हैं। पाया अपूर्व विश्राम, सांस सी लेकर, गिरने सेवा की शुद्ध अनिल जल देकर, मुदे अनंत ने नयन धार वह झांकी, शशि खिसक गया निश्चिंत हंसी हंस बाकी, द्विज चहक उठे हो गया नया उजियाला, हाटक पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला, सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, जन जन अपने को आप निहार मुदित था। मानो जैसे उस समय उपस्थित सारे लोग जैसे मुग्ध थे, प्रकृति भी उसी तरह से प्रसन्न चित्त थी। इसका चित्रण मैथिली शरण गुप्त ने किया है। यह तो हुई कविता के आंतरिक सौंदर्य की बात। मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी भाषा को, खड़ी बोली को कविता के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम कविता के बाह्य पक्ष पर, उसके शिल्प पर विचार करते हैं, तो उसमें भाषा की चर्चा होती है, भाषा पर बातचीत करते हैं। द्विवेदी युग के पहले भारतीय युग में खड़ी बोली हिंदी में कविता की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही थी। द्विवेदी युग में आकर कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी हो गई, और कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी हो गई, इसमें जिन कवियों ने सर्वाधिक योगदान दिया, उसमें मैथिली शरण गुप्त का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त ने प्रायः संस्कृत निष्ठ हिंदी का सहारा लिया है और आम बोलचाल की भाषा के साथ उसका तालमेल बैठाने की कोशिश की है। कहीं कहीं छंदों की मांग के हिसाब से उनको भाषा को गढ़ने की जरूरत पड़ी है, और वहाँ
मैथिली शरणगुप्त कहीं कहीं चूकते हुए से नजर आते हैं और प्रायः ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं या ऐसे शब्द गढ़ देते हैं जो आम बोलचाल के शब्द नहीं हैं, या उनको कविता में इस्तेमाल करने से कविता का सौंदर्य बढ़ता नहीं है बल्कि बाधित होता है। जैसे राम अपने को धर्म, धनु और धैर्य को धारण करने वाला बताते हैं। राम का यह गुण भी है, लेकिन कवि ने उनके गुणों को लेकर एक शब्द गढ़ दिया है और उसको कविता में इस्तेमाल किया है। राम कैकेयी से कहते हैं, अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनुर्धृतिधारी। यह धर्म धनुर्धृतिधारी शब्द खटकने वाला है। ऐसे ही जाबाल के लिए राम जरठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कविता की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। मैथिली शरणगुप्त ने भाषा को प्रवाहमय बनाने के लिए कहीं कहीं मुहावरों का इस्तेमाल किया है, जिससे भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ गई है। कैकेयी एक जगह कहती है, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख मैं, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख मैं। यह मुख दिखा सकना सम्मान के साथ प्रस्तुत होने के अर्थ में है। ऐसे ही राम कहते हैं कि माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्र ढाहेगा। यह अद्र ढाना मुहावरे का इस्तेमाल है। ऐसे ही मैथिली शरणगुप्त ने अलंकारों का इस्तेमाल, और जो अलंकारों का इस्तेमाल किया है वह स्वाभाविक तौर पर किया है। वो अलंकार थोपे हुए से नहीं नजर आते हैं बल्कि कविता का अंग बनकर आते हैं। जैसे वो कहते हैं, वैधव्य तुषारा वृत्त यथा विधुलेखा, उपमा अलंकार का इस्तेमाल है। और उत्प्रेक्षा अलंकार, सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। रूपक अलंकार का एक उदाहरण, जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा। प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कि कैकेयी के लिए, जब वो कहते हैं कि वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, तो ये गंगा और सिंही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कैकेयी पहले सिंह की तरह आक्रामक थी, गर्जना करती थी, अब वह गंगा की तरह से निर्मल पवित्र हो चुकी है, मृदुवाणी बोलने लगी है। इस अंश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी नाटकीयता। कैकेयी के अनुताप वाले अंश में मैथिली शरणगुप्त ने
कुछ दृश्य खड़े किए। कविता की शुरुआत ही नाटकीय ढंग से होती है। कि मानो कहने का अवसर तलाश रही हुई कैकेयी कह उठती है, इसके पहले राम भरत के बारे में कहते हैं कि जिस भरत को जन करके ही उसकी मां उसे जान नहीं सकी। जो ही यह बात कैकेयी सुनती है, कहने का उसको अवसर मिल जाता है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी का यह कथन और उसके बाद जन समूह की प्रतिक्रिया भी मैथिली शरण गुप्त दर्ज करते हैं। पूरा दृश्य नाटकीय दृश्य में बदल जाता है। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। लोगों की प्रतिक्रिया का चित्रण है यहाँ। और मैथिली शरण गुप्त को इस नाटकीय वातावरण की सृष्टि में सबसे अधिक सफलता मिली है तो वह संवादों को लेकर मिली है। संवादों के लिए ये कहा जाता है कि संवाद प्रभावशाली होने चाहिए, प्रवाहशील होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, पात्रानुकूल होने चाहिए, प्रसंगानुकूल होने चाहिए। संवाद की ये सारी शर्तें साकेत के अष्टम सर्ग के इस अंश कैकेयी का अनुताप में पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। एक एक अंश में पात्रों का अपना चरित्र, उनका विवेक, उनकी प्रतिक्रिया, उनके विचार मैथिली शरण गुप्त सामने रखते हैं। और ऐसे समय में उनकी भाषा आम तौर पर बोलचाल की भाषा है। राम और भरत के संवाद में जब वातावरण में सन्नाटा छा जाता है तो वह मौन जाबाली सह नहीं सक पाते और वो बोल पड़ते हैं। जाबाली और राम का जो संवाद है वो मनुष्य, शासक, शासित, राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति सबका दिशा निर्देश करने वाला है। उसमें वामदेव का हस्तक्षेप और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया, यह सब मिलजुल कर मैथिली शरण गुप्त की कविता के उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह संवाद बहुत ध्यान दिया जाने योग्य है, जिसमें
हर पात्र के माध्यम से मैथिली शरणगुप्त ने मनुष्य, समाज, परिवार, राजनीति, समाज नीति पर एक तरह की परिचर्चा की है। जाबाल जरठ को हुआ मौन दुस्सहसा, बोले वे स्वजटित शीर्ष डुलाकर सहसा, ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, तेने को उल्टा राज द्वंद्व लड़ता है। पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं, हे मुने राज पर वही मरते मरते हैं। हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग की भी न समझिए वैसी। हे तरुण तुम्हें संकोच और भय किसका, हे जरठ नहीं इस समय आपको जिसका। पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्षी हैं, हे धीर किंतु मैं पशु न आप पक्षी हैं। मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। हे वत्स विफल परलोक दृष्ट निज रोको, पर यही लोक हे तात आप अवलोको। यह भी विनश्य है इसीलिए हूँ कहता, क्या हम रहते या राज हमारा रहता। मैं कहता हूँ सब भस्म शेष जब लोगो, तब दुख छोड़कर क्यों न सौख्य ही भोगो। और सौख्य कहाँ है मुने आप बतलाएं, जनसाधारण ही जहाँ मानते आए। पर साधारण जन आप न हमको जाने, जनसाधारण के लिए भले ही माने। राम का कथन। यह भाव उगता है हमें इसी में सुख है, फिर पर सुख में क्यों चार वाक यह दुख है। तब वामदेव ने कहा धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता। भावुक जन से ही महत् कार्य होते हैं, ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। किनसे विवाद है आर्य आप करते हैं, बोले लक्ष्मण ये शौक खोज मरते हैं। सुख मिले जहाँ पर जिन्हें स्वाद वे चखें, पर औरों का भी ध्यान कृपा कर रखें। शासन सब पर है इसे न कोई भूले, शासक पर भी वह भी न फूल कर उले। ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैथिली शरणगुप्त जब यह रचना कर रहे थे तो उस समय देश गुलाम था। लक्ष्मण की यह टिप्पणी अंग्रेजी शासन पर भी एक टिप्पणी है कि किसी भी शासन को पूरी तरह स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। इस पूरे संवाद में जाबाल, राम, वामदेव और लक्ष्मण के माध्यम से कवि ने अपने सामयिक जीवन जगत पर टिप्पणी की है। कुल मिलाकर मैथिली शरणगुप्त के साकेत का यह 8वां सर्ग मैथिली शरणगुप्त की कविता का एक उनकी समग्र कविता का एक झलक, एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। मैथिली शरणगुप्त की साकेत के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने यह टिप्पणी की है। उन्हें
भारतीय जीवन का प्रतिनिधि साहित्यकार और साकेत को भारतीय जीवन का प्रतिनिधि ग्रंथ मानते हुए लिखा है कि साकेत स्वरूप से जीवन काव्य है। कवि ने यहाँ भारतीय जीवन को प्रेम और त्याग के व्यापार के रूप में देखा है। धन्यवाद।